हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स हमने देखे थे, क्या चीज होती है, क्या चीज है बेसिकली क्वांटम नंबर्स। ये सेट है 4 नंबर का जो हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में या उसके एड्रेस के बारे में। हमने ये चीज सीख ली थी लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से हम पता लगाते हैं उसके एड्रेस के बारे में। तो हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें किसके बारे में बताता था, उसके ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में कि कौन सी शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हमने एल से डिनोट किया था, जो बताता था हमें सब शेल के बारे में कि जो शेल है, शेल को आगे हमने डिवाइड किया किसमें, सब शेल में, जिसके थ्रू हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। और तीसरा क्वांटम नंबर हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। सब शेल को आगे फिर हमने ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो जो कल हमने बात पढ़ी थी अगर उसको मैं समअप करूं तो सबसे पहला अगर मैं K1 यानी N1 की बात कर रहा हूं, पहले ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट। देखो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, हमारे पास ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट को आगे हम किस में डिवाइड करते हैं, ऑर्बिट या जिसे हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। शेल को आगे किस में डिवाइड किया था हमने, सब शेल में। ठीक है, तो अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल को हमने किसी में डिवाइड नहीं किया था, यानी अगर इसकी सब शेल की बात करें जिसकी शेल एक है, सब शेल भी एक होगी, जिसको हमने 1s से डिनोट किया था। s जो है जिसके लिए आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है, इसको हमने कल पढ़ा था। और जो s सब शेल होती है उसको आगे हम किसी ऑर्बिटल में भी डिवाइड नहीं करते, ऑर्बिटल भी वही रहता है, एक ही 1s। ठीक है, तो शेल जो होती फर्स्ट शेल की सब शेल वही एक ही है, 1s, और ऑर्बिटल भी वही एक ही है, 1s। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं, इफ n इज इक्वल टू 2 और आई एम टॉकिंग अबाउट द एल शेल, ये तो हो गया इसका शेल या इसकी ऑर्बिट। तो अगर 2 सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल है आपके पास, तो उसको हमने आगे दो में डिवाइड किया था। 2 के अंदर जो है s भी आता है, 2s, और 2p भी आता है। ठीक है, दूसरी जो ऑर्बिट है उसको हमने आगे s के अंदर और p के अंदर दोनों में डिवाइड किया था, 2s भी आता है उसमें और 2p भी आता है। और ये जो 2s है, 2s जो है इसका अगर आप ऑर्बिटल देखोगे, ये तो होगी इनकी क्या, सब शेल्स। यहाँ पे जो 2s और 2p बनाया हमने, इसकी अगर हम आगे ऑर्बिटल देखें तो 2s का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। हमने देखा है कि s को आगे हम डिवाइड नहीं करते, बट जो p है, p को आगे हमने 3 में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास px, एक था py और तीसरा था pz। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने सेकंड शेल को आगे आगे डिवाइड किया था इन सब शेल्स एंड इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल वही रहेगा 2s। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब n3 है, इफ n इज इक्वल टू 3 और m, तो इसको जो है आगे हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका 3s, एक होता है 3p, एक होता है 3d। इसकी जो सब शेल्स हैं आगे 3 बन जाती हैं। याद करो कल बताया था, पहली जो शेल होती है उसको वो एक ही रहेगी, दूसरी जो होती है यानी कि पहली की सब शेल s, दूसरा जो है उसकी सब शेल जो है वो 2 होती हैं, s और p, तीसरा जो है उसकी 3 होती हैं, कौन कौन सी, s, p और d, बताया था ना कल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थर्ड शेल है, थर्ड शेल को आगे हमने 3 सब शेल के अंदर डिवाइड कर लिया था, 3s, 3p और 3d। ठीक, और s जो है, s का कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, p जो है उसके आगे 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये बन जाएंगे आपके 3px, 3py और 3pz। और जो d है, d के कितने थे, 5। कौन कौन से नाम याद हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और पांचवा कौन सा था, dz स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने कल हमारे शेल को डिवाइड किया सब शेल में, सब शेल को डिवाइड किया ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बोला था कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, वो कभी भी किसी 2 पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो
ये चीज हमने कल कर ली थी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस पर बेस्ड कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि और शेल को पहले सब शेल में डिवाइड करते हैं, फिर सब शेल को आगे ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं। देखो, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा जी, एक तो दे दिया आपको 4px, एक आपको दे रहा है 3dxy, एक आपको दे दिया मान लो 5d z², एक आपको दे दिया 6s और एक दे दिया आपको 4pz। इन चारों के लिए, इन पांचों के लिए आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो तीन क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े एन, एल और एम, उन तीनों की वैल्यू बतानी है। देखो, सबसे पहली चीज तो एन क्या होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों बताने हैं आपने इन पांचों के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इस 4px की। तो देखो, इसमें आपको और कुछ नहीं याद रखना, बस एक मैं आपको चीज बता रहा हूं, आप उस चीज को बस माइंड में बताइए। जब भी आपसे क्वांटम नंबर पूछेगा तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि एन जो है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताना तो सबसे सिंपल है। जो भी आगे नंबर लिखा होता है ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जो ये है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा 4। तो जो भी आगे नंबर लिखा होता है वो होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें किस बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में, ठीक है, या शेल के बारे में। तो ये जितने भी हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन 4th शेल में प्रेजेंट है, इसका 6th में, इसका 5th में, इसका 3rd में और इसका 4th में। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना बिल्कुल ही आसान है। जो नंबर आगे लिखा हुआ है, जो इंटीजर आगे लगा हुआ है, वही है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वही है उसका शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है, बात करें नेक्स्ट एल की। एल जो था हमारा क्या था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है, अब इसके लिए आपको क्या चीजें याद रखनी है, एल निकालना है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो एस के लिए होता है वो क्या होता है 0, पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए क्या होता है 2 और एफ के लिए क्या होता है 3। तो जो भी साथ में इसकी सबशेल लगी हुई है उस अकॉर्डिंग इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपने दे देना। ठीक है, तो अगर तो एस लगा है इसके साथ तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 0, और अगर पी लगाया तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 1, डी लगाया तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 और एफ लगाया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है पी, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ लगा है डी तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लगा है डी तो ये क्या हो जाएगा 2, एस है तो क्या हो जाएगा 0 और पी है तो क्या हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जब भी आपसे पूछे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एस के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। इसको यूज करके आप बता सकते हो। अब उसके बाद जो है आपने बताना है नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। एम जो है एस का आगे कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ये तीसरा आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें पी की, पी को आगे हमने 3 ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? एक था पी एक्स, एक था पी वाई और एक था पी जेड। ठीक है, अब पी जेड के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था वो क्या था 0, पी वाई के लिए जो पढ़ा था वो क्या था -1 और पी एक्स के लिए जो पढ़ा था वो क्या था +1। इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, और डी जो है, डी को आगे हमने 5 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ठीक है, इनके लिए अगर मैं देखूं
जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी क्या क्या वैल्यू रखी थी, डी एक्स वाई जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है -2, इसकी क्या है -1, इसकी क्या है +1, इसकी क्या होती है +2 और ये होता है 0। ठीक है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो मैं इसको किस तरीके से याद रखता हूं कि जो z है, z या z स्क्वायर, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो याद करना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या करो, पी एक्स पी वाई पी जेड लिख लो, डी ये भी एक ऑर्डर में याद कर लो, डी एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एक ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद जहां पर जेड या जेड स्क्वायर हो उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है 0। ठीक है, उसके बाद इसका याद करना है, पी एक्स और पी वाई में से कंफ्यूजन यही रहती है कि भाई +1 किसका है और -1 किसका है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो x होता है, x देखो प्लस जैसा लगता है ना, x कैसे लिखते हैं, x को हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो प्लस बन जाता है ना। तो x और प्लस एक जैसा सा होता है, इसलिए मैं तो इसको इसी से याद रखता हूं कि px जो होता है, px का क्या होता है +1। तो एक का याद रख लिया, दूसरे का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का रखो ही ना जाए, px का +1 है, pz का पता है 0 है, तो बचा गया py का -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप px का याद कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे याद रखोगे, z का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, z यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ z का जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या होगा 0। अब उसके बाद आपको इसको ऑर्डर में याद कर लेना है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसका तो पता ही है 0 होता है। और इसको शुरू करना है -2 से। ठीक है, -2 से जाओगे -1, फिर -1 से दोबारा जाओगे +1, +1 से जाओगे +2। एक ऑर्डर में याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर है, 2 बार स्क्वायर है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और इनके लिए एक ऑर्डर में याद कर लीजिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कैसे होता है -2 -1 फिर +1 फिर +2। मतलब कि पहले जो है धीरे धीरे जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, -2 से गया -1 थोड़ा बढ़ गया, फिर -1 से गया +1 थोड़ा और बढ़ गया, फिर +1 से गया +2 और बढ़ गया। ठीक है, तो एक ऑर्डर में याद कर लोगे तो इसको याद करना इजी हो जाएगा। बस -2 -1 के बीच में 0 ही तो आती है, 0 हमें पता होनी चाहिए डी जेड स्क्वायर की होती है, बाकी एक ऑर्डर में याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर px जो है, px के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है +1। dxy के लिए देखो, यहां से dxy के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -2। dz स्क्वायर, z स्क्वायर के लिए क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। 6s जो है इसका हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और pz के लिए क्या होता है 0। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका तीनों टाइप के क्वांटम नंबर्स आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, और आपसे जो है एक और तरीके का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। किस तरीके का क्वेश्चन, देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, ये दे रखा है आपको कुछ, देखो ये तीन आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, एन एल और एम, तीन चीजें बता रखी हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इन तीनों में से क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कैसे हम बता सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आप इससे अपना ऑर्बिटल बनाएं। ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, अभी देखो हमने जो यहाँ पर एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर पढ़े थे इसका रिवर्स करना है हमें। ठीक है, तो एन क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सबसे आगे लिखते हैं। ठीक है, एल जो है, एल जो है 0 किसके लिए होता है, एल 0 होता है अपना एस के लिए। ठीक है, तो ये बन गया 2s। और 2s अगर है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पता है कि हम नहीं लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां पर क्या दे रखा है इसका -1। तो देखो अगर 3s हो हमारे पास, 3s जैसे यहां पर 6s तो था, उसका हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहां पर तो ये बता रहा है कि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है
-1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके होते हैं? या तो डी को आगे डिवाइड कर दो, पी को आगे डिवाइड कर दो, एस को तो आगे हम डिवाइड करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? -1। तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि ये क्वांटम नंबर आपको गलत है रखें। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में n जो है वो क्या है? 3 और l है 2। L2 किसके लिए होता है? हमारे d के लिए। ठीक है, 3d। और इसके अंदर z जो m है, m 0 किसके लिए होता है? अगर L2 है यानी कि d है, d का 0 किसके लिए होता है? d z² के लिए। यानी कि ये क्या बन गया? 3d z²। दिस इज पॉसिबल। इसके सारे क्वांटम नंबर जो है वो ठीक है। 3d z² जो होता है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो 2 लिख लिया आगे 2। ठीक है, अब उसके बाद लिख दिया L3 जो होता है, L3 किसके लिए होता है? F के लिए। ठीक है, 2f। F जो होता है, F सेकंड शेल में नहीं आता। हमने पढ़ा था ना कि जो पहली शेल होती है, पहली शेल को हम सिर्फ एक ही लिखते हैं S। दूसरी शेल जो होती है, दूसरी शेल को किस में डिवाइड किया जाता है? S में और P में। तीसरी जो शेल होती है उसको किस में डिवाइड किया जाता है? S, P और D में। चौथी जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं S, P, D और F के अंदर। तो दूसरी के अंदर सिर्फ S और P होते हैं। तो यहां पर क्या लिख रहा है? 2 के अंदर क्या लिख दिया इसने? F लिख दिया। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ हद तक क्लियर हो रहे होंगे क्वांटम नंबर्स। कुछ और क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपसे दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ये वाला कि 6s 4pz इस तरीके से लिख देगा और पूछ लेगा कि बताओ 3 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं। चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले एक चीज और हमें सीखनी है इसमें। ठीक है, वो सीखेंगे, फिर देखेंगे इसका 4th क्वांटम नंबर। और दूसरा आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि n, l और m बता देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिटल जो हमने अभी पढ़े हैं, एस है, px है, py है, pz है, d को भी आगे 5 में डिवाइड किया, f को भी आगे करते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए, इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में बात करेंगे। एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप कैसी होती है। देखो किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप बनाते हैं हम, शेप कैसे बनाई जाती है उसके लिए जो सबसे बेसिक सा कंसेप्ट हमने बनाया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम ऑर्बिटल्स के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, और जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है? ऑर्बिटल हम उसे बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि आप बहुत सारे अटेम्प्ट करोगे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, आपने उसको ढूंढा, एक बार वो कहीं और पर मिला, दूसरी बार कहीं और मिला, तो उसके बाद हम वहां पर डॉट डॉट लगाएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया था, अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, एक बार हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले, एक बार हमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर मिला, फिर यहां मिला, फिर यहां मिला, ऐसे करके हमने क्या बनाया था? एक इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया था, बनाया था ना। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर मैक्सिमम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस आउटलाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूं आपस में, तो ये क्या बन जाता है? आपका ऑर्बिटल बन जाता है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है।
ठीक है, तो हमने बहुत सारे ऑर्बिटल्स पढ़े हैं। कौन कौन से? एक पढ़ा हमने जैसे एस ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद पी जो होता है, पी सब शेल को हमने आगे फिर 3 ऑर्बिटल में डिवाइड किया था, किस किस में? पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। और जो डी था, डी को आगे हमने जो है 5 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, किस किस में? डी जेड स्क्र, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, अब इन सभी की हमें शेप देखनी है। ठीक है, शेप कैसे देखेंगे? देखो, सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल की अगर मैं शेप की बात करूं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी अकॉर्डिंगली हम उसकी शेप बना देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर ये जो बनाया, जैसे एस ऑर्बिटल में अगर मेरे को शेप बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? एस ऑर्बिटल में मैंने क्या किया, एक बार इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर मिलता है। जहां पर मिलेगा उसकी जो आउटलाइन होगी उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा और एक शेप बना लूंगा। देखो, एस ऑर्बिटल के लिए अगर मेरे को शेप बनानी थी तो मैंने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके का एरिया था, मतलब कि चारों डायरेक्शन में, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। ठीक है, यानी कि, और इसकी जब मैंने जो इसकी आउटलाइन करी, अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो शेप बन रही है वो, ऑर्बिटल की जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है? स्फेरिकल। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें पता लगी कि एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। ठीक है, अब एक चीज तो ये है कि शेप क्या होती है। दूसरी चीज जो हमने इसके साथ साथ और पढ़नी है वो होती है नोड। नोड क्या चीज? देखो, एक नई चीज और यहां पर हम डिस्कस करेंगे। नोड, नोड क्या चीज होती है? देखो, यहां पर जो हमने इसकी शेप बनाई, या हमने ऑर्बिटल बोला, ऑर्बिटल क्या चीज है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और नोड क्या होती है? नोड वो चीज होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई संभावना नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड क्या है? वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron is 0, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। ठीक है, तो नोड होता है, नोड दो तरीके का होता है आपके पास। एक तो होता है नोडल प्लेन और एक होता है आपके पास नोडल सरफेस। ठीक है, नोडल सरफेस और नोडल प्लेन क्या चीज होती है? देखो, अगर तो कोई एक पूरा प्लेन ऐसा है, जैसे प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, इस तरीके का अगर कोई प्लेन है, पूरा का पूरा प्लेन ही ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है, उसे तो हम बोलते हैं नोडल प्लेन। एक होता है नोडल सरफेस, यानी कि कुछ एरिया है जहां पर इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोडल सरफेस की, तो नोडल सरफेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, तो देखो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करता हूं, तो एस ऑर्बिटल जो है जिसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल का मतलब क्या है कि एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन तीनों तरफ ही ये प्रेजेंट है। तो कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होता है एस ऑर्बिटल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल है, एक्स प्लेन में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं इन एस ऑर्बिटल जो नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन वो एक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसकी शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एक्स वाई जेड तीनों प्लेन के अंदर मिलेगा, तो कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें इसके सरफेस की, नोडल सरफेस, वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये इसका पहला 1s ऑर्बिटल है। ठीक है,
अगर इस 1s ऑर्बिटल को मैं देखता हूं तो इस 1s ऑर्बिटल में कोई भी जगह मेरे को ऐसी नजर नहीं आ रही जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0। अगर इसका दूसरा 2s देखें हम, ये आपका है जी 2s ऑर्बिटल, ठीक है। 1s और 2s के बीच का जो ये एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, जहां पे हम आउटलाइनिंग कर रहे हैं, वहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये जो बीच का एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलता है, इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस, ठीक है। और अगर मैं 3s देखता हूं, जिसके बाद अगर मैंने 3s बना दिया यहां पर, तो 3s में यहां पर भी एक और नोड आ गया। अगर एक और बना दें इसके चारों तरफ 4s, तो ये एक और नोड आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं 1s की बात कर रहा हूं, 1s, अगर 1s लिखते हैं तो यहां पर कोई भी नोडल सरफेस नहीं होता है। अगर 2s बनाएंगे इसके चारों तरफ, अगर सेकंड s ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, तो बीच में एक एरिया ऐसा आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस। तो 2s ऑर्बिटल जो होता है उसके पास नोडल सरफेस एक है। और अगर 3s की बात करें, नेक्स्ट वाला जो है ये 3s आ गया। 3s तक पहुंचते पहुंचते दो सरफेस बीच में ऐसे आए जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 थी। एक सरफेस तो ये रहा, एक सरफेस ये रहा। 4s की बात करोगे तो 4s के बीच में ये 3 सरफेस आ जाएंगे जिनके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो नोडल प्लेन अगर बात करें, नोडल प्लेन अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल का कैलकुलेट करना है, तो देखो मैं आपको यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप नोडल सरफेस और नोडल प्लेन दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ऑर्बिटल के लिए। अगर नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो L के इक्वल होता है। L यानी कि आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, पढ़ा है ना, ठीक है। कहीं पर भी नोडल प्लेन कैलकुलेट करना हो तो वो किसी भी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कैलकुलेट करना हो तो वो उसके L के यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि s ऑर्बिटल के लिए अगर आपको देखना है नोडल प्लेन, तो s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसीलिए नोडल प्लेन इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। और अगर नोडल सरफेस कैलकुलेट करना है आपको किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है n-l-1, ठीक है। दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो ये अगर सिर्फ इतनी बेसिक सी चीज आपको याद होगी तो आप बड़ा इजीली उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। n क्या है यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से आप नोडल सरफेस बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं 1s में नोडल सरफेस कैलकुलेट करने निकलूं, 1s के लिए अगर नोडल सरफेस निकालना है तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 0। यहां पे पुट करो, n की जगह 1, l की जगह 0, यहां पर -1, तो क्या आया 0। 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोडल सरफेस प्रेजेंट नहीं है, वही मैंने आपको यहां पर भी बताया था। अगर 2s के लिए कैलकुलेट करने निकले नोडल सरफेस, 2s के लिए अगर नोडल सरफेस कैलकुलेट करने निकलोगे तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 और l की क्या होगी 0। तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो n जो है, n क्या है आपका 2, l क्या है 0 -1, तो ये कितना आ गया 1। यानी कि 2s के लिए जो नोडल सरफेस है वो कितने हैं 1 है, ठीक है। अगर 3s के लिए देखोगे तो 2 आ जाएंगे, 4s के लिए देखोगे तो 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ नोडल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ नोडल सरफेस कैलकुलेट करने का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं साफ साफ, नंबर ऑफ नोडल सरफेस अगर आपको कैलकुलेट करने हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका n-l-1, और नंबर ऑफ नोडल प्लेन कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, सीधा L के इक्वल, L आपका जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी काम में आने वाली चीज है, तो इसको याद रखिएगा। तो नोडल प्लेन और नोडल सरफेस जो है किसी भी ऑर्बिटल के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर p ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं,
p ऑर्बिटल की शेप किस तरीके से होती है ये देखिए। ये नोड वाला मैं यही लिखा रहने दे रहा हूं, ये आगे भी यूज होगा, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल को आगे हमने 3 में डिवाइड किया है। कौन कौन से? px, py और pz। ठीक है, x, y और z जो हम p के पैर में लगाते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है इसका प्लेन, कि p ऑर्बिटल जो है x प्लेन में होगा तो उसे px से दिखाएंगे, y प्लेन में होगा तो py से दिखाएंगे और z प्लेन में होगा तो pz से दिखाएंगे। ठीक है, और अगर इसकी शेप की बात करें तो देखो, जब हम p ऑर्बिटल के आसपास इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकलते हैं तो जो शेप आती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक बार हमें यहां मिला, एक बार यहां मिला, एक बार यहां मिला, एक बार यहां मिला, यानी कि अगर यहां पे न्यूक्लियस है आपका तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास यहां इस तरीके से मिलता है। और अगर उसकी जो मैं आउटलाइन कर देता हूं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नजर आती है। अगर इसको ज्वाइन कर दी जाए, इसकी आउटलाइन कर दी जाए, तो ये आप देख सकते हो यहां पर ये क्या शेप बन रही है, एक डंबल होता है ना, ऐसा डंबल शेप बन गया। तो जो आपकी p ऑर्बिटल होता है वो उसकी शेप कैसी होती है? डंबल शेप होती है। और अगर ये डंबल शेप x प्लेन में लाई कर रही है, यानी कि अगर ये x प्लेन में होगा तो उसे आप क्या लिख दोगे? px। y प्लेन में होगा तो क्या लिख दोगे? py। z प्लेन में होगा तब क्या लिख दोगे? pz लिख दोगे। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लेन में जब ये होते हैं, जोन से प्लेन में प्रेजेंट होगा उसी अकॉर्डिंग इसका जो है शेप आप बना दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर px की शेप बनानी है तो यहाँ पर ये है आपका x प्लेन, ये y प्लेन, इसकी बनाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और अगर py की बनाओगे तो यहाँ पर y प्लेन ले लिया, यहाँ z प्लेन ले लिया, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जोन से प्लेन में दिखाओगे उस अकॉर्डिंग इसकी शेप बन जाएगी। अगर यहाँ पर y प्लेन है, यहाँ z प्लेन है, तो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो जोन से प्लेन में होगा बस उस अकॉर्डिंग शेप सेम रहेगी, बस प्लेन अलग अलग होता है, जिस कारण इसको हम 3 के अंदर डिवाइड कर देते हैं, px, py और pz। यहां पर देखो, अगर हम नोडल प्लेन और नोडल सरफेस की बात करें तो वो कहां पर प्रेजेंट होती है? तो देखो, हमने 2 चीजों की बात की थी, एक तो नंबर ऑफ नोडल सरफेस और एक होते हैं नोडल प्लेन। नोडल सरफेस अगर कैलकुलेट करना है तो देखो, जैसे मान लो ये आपका है जी 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में अगर आप नोडल सरफेस कैलकुलेट करने जाओगे तो वो एक भी नहीं आएगा। देखो, आओ फॉर्मूला तो यही पड़ा हमारे पास, आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन देखोगे अगर इसके अंदर 2p के अंदर, तो 2p के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, और l की वैल्यू क्या है? बोलो, वेरी गुड, 1। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहां पर पुट करता हूं, n की जगह पे 2, l की जगह पे 1, और ये यहाँ पर 1 है ही पड़ा, तो नोडल प्लेन क्या हुआ? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अगर 3p की बात करें तो 3p कहां आएगा? इसके यहां पे। तो 2p और 3p के बीच में ये आया एक सरफेस, जहां पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 0 है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस बोलते हैं। 3p के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो एक नोडल सरफेस आ जाएगा। और 4p देखोगे तो 4p कहां होगा? 4p यहां होगा, तो इसके बीच में एक नोडल सरफेस ये आ गया, एक नोडल सरफेस ये आ गया। 5p देखोगे तो एक और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से नोडल सरफेस कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, और बात करें अगर नोडल प्लेन की, तो देखो नोडल प्लेन जो है हमारे पास px, py और pz, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर आपका डंबल शेप वाला जो ऑर्बिटल है वो x प्लेन में है, अगर वो px है, जैसे अगर px की बात करें, तो इसका जो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। ठीक है, तो px का मतलब क्या है कि वो सिर्फ x एक्सिस में लाई कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप सिर्फ x एक्सिस के अराउंड ही
ढूंढ सकते हो। जो y और z प्लेन है पूरा का पूरा, वहां पर जो है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो नोडल प्लेन जो है वो कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, वाई जेड एक्सिस नहीं सॉरी, कौन से प्लेन में लाई करेगा, वाई जेड प्लेन। और अगर पी वाई है आपके पास, पी वाई देख रहे हो तो वो एक्स जेड प्लेन उसका नोडल प्लेन हो जाएगा। और अगर पी जेड देखोगे तो उसका एक्स वाई प्लेन जो है वो नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर आपका ऑर्बिटल जो है वो पी वाई है तो एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगर आपका ऑर्बिटल पी जेड प्लेन में है, पी जेड एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, और इसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने देखा था नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन कैलकुलेट करने हैं तो एल के इक्वल है। एल जो होता है, एल क्या है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और पी के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है, 1। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कैलकुलेट करेंगे तो वो एक एक आ जाएगा, पी एक्स के लिए वाई जेड, पी वाई के लिए एक्स जेड और पी जेड के लिए एक्स वाई। तो इस तरीके से हम पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन और नोडल सरफेस दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए नहीं।